Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we had been discussing a little bit about the introduction of biology and we've seen into the properties of living organisms. तो ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. So biodiversity, as previously mentioned, it is the variety or the diversity of different kinds of living organism प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ. ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोल रहे हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंसिडर करके भी बोला जा सकता है, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक इकोसिस्टम पे भी मेंशन कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोग बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज कर सकते हैं. द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम और विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. तो हो गया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड और एन इकोसिस्टम. जैसे मैं आप लोगों को बताया कि बायोडाइवर्सिटी वो एक टोटल वर्ल्ड में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में भी अगर कंसिडर करते हैं तो उसको भी आप बायोडाइवर्सिटी बोल के रेफर कर सकते हैं इन द वर्ल्ड और इन एन इकोसिस्टम. ठीक है. Now, this ecosystem generally refers to a system of both living and non-living components. जब एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं आप लोग तो वहां पे आपको एक लिविंग कंपोनेंट मिलेगा जो बायोटिक होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे जो नॉन एबायोटिक होते हैं. तो ये दोनों मिला के होते हैं. तो उसमें जितने भी बायोटिक कंपोनेंट आते हैं मतलब लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू IUCN, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, जस्ट टेक इट डाउन एंड व्हाट एवर आई एम मेंशनिंग ऑन द ट्यूटोरियल ऑन द वीडियो आप उसको नोट कर लीजिए. ये आपके रनिंग नोट्स होंगे, इसका आपका क्लास नोट अलग से फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे. अभी के लिए आप रनिंग नोट्स पे चलिए सिर्फ. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू IUCN, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. IUCN stands for International Union of Conservation of Nature एंड नेचुरल रिसोर्सेस. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है, किसके साथ डील करता है? वो डील करता है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेस. यहाँ दो चीजों को वो कंजर्व करने की बात कर रहा है. एक है नेचर, नेचर में आपका सब आ जाएगा, इट विल इंक्लूड द प्लांट्स, द एनिमल्स, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम, सब आ जाएंगे. एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस में आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे आपका वाटर रिसोर्स हो गया, या फिर सॉयल रिसोर्स हो गए, या फिर आपका सनलाइट जो भी आता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो आते हैं आपके. ठीक है. तो whatever abiotic components are there within an ecosystem, that will be covered by the natural resources. ठीक है. So this organization IUCN, it's very important organization. Till now they have estimated that there is 1.7 to 1.8 million species. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज तक हैं. नाउ रिमेंबर दिस इज योर बुक डाटा. ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये बुक का डाटा है. ठीक है. लेकिन इन मॉडर्न वर्ल्ड population the different kinds of species that we have already identified is far more than 5 million. वो 5 मिलियन से ज्यादा है. ठीक है. ये बहुत आउटडेटेड डाटा है, ये पहले का डाटा है, इसको आप बुक में दिया हुआ है इसीलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ. बट रिमेंबर it is more than 5 million and there are millions and millions of organisms जिसके बारे में अभी तक हमें पता भी नहीं है. We do not know of these organisms yet. ठीक है. So that is given by IUCN. Now ये एक चार्ट है आपका कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसका कितना परसेंटेज होता है. अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स सिर्फ 1% होते हैं, बीटल्स 22%, फ्लाइज 9%, वॉस्प 8%, बटरफ्लाइज 7%, अदर इंसेक्ट्स 13%, प्लांट एंड एल्गी ओनली 18%. अब यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. फंगी 4%, अदर इनवर्टिब्रेट्स 12%. तो ये हो गया आपका चार्ट. ठीक है, अबाउट द डिस्क्राइब्ड स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN. ओके. The highest biodiversity is observed in tropical rainforest. Now this is also important from exam point of view. सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है? वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. अगर देखा जाए आपका, अगर इंडिया देखेंगे, साउदर्न इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट्स मिल जाएंगे. दैट इज ए पार्ट जहाँ पे आपको एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का एटमॉस्फेयर मिलता है.
तो ऐसे एटमॉस्फेयर जहां जहां पे भी हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये तो ज्यादा हो गया, सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे रहता है? रिमेंबर, इट इज नॉट डेजर्ट। डेजर्ट नहीं है। हम लोग जैसे ही सोचते हैं तो हमें लगता है कि डेजर्ट है, वहां पे ज्यादा जानवर नहीं है, वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पे कम होगा। नो, the minimum amount of or the lowest amount of biodiversity is seen in the ice covered regions of the north pole and south pole, more specifically south pole। ठीक है, तो वहां पे आपका सबसे कम होता है बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो दिस इज a brief idea about the biodiversity diversity in living organisms। अब जब डाइवर्सिटी का बात कर लिए हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। This we have previously discussed already about the identification and nomenclature। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है, फिर बाद में उसको हम लोग नोमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेमिंग बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में भी उसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बाद में वो 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम होते हुए अभी हम मॉडर्नली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस होता है। तो एक बार ऑर्गेनिज्म हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उसको नेम करना पड़ता है। सो आइडेंटिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर ए प्रॉपर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्लासिफाई करने के लिए पहले उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके किस किस टाइप के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो ऑल दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। Nomenclature is the scientific naming based on set of terms। ठीक है, अब nomenclature जो है वो एक नेमिंग प्रोसेस है, साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस है, लेकिन वो कुछ सेट ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कोई भी नाम दे दोगे। इट इज नॉट लाइक यू सी एन ऑर्गेनिज्म समवेयर एंड यू थिंक दिस ऑर्गेनिज्म आई एम गोइंग टू नेम इट दिस वे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, because there are certain guidelines, there are certain set of terms which you have to follow। okay, the scientific names of plants are based on the criteria provided by ICBN। जैसे मैं आप लोगों को बताया अभी कि आपका जो नेमिंग प्रोसेस है वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करता है। तो अगर प्लांट्स के नेम देने हैं तो कौन उसको गाइड करता है? दैट इज ICBN। उनके क्राइटेरिया जैसे होंगे, आपको प्लांट के नेम भी वैसे ही डालने पड़ेंगे। ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature। okay, so remember this word, ICBN, International Code of Botanical Nomenclature। ठीक है, सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अभी प्लांट्स का है तो ICBN हम लोग बोल रहे हैं। अगर एनिमल्स का हुआ तो ICZN। ठीक है, बी के जगह पे जेड आ जाएगा, जहां पे बोटेनिकल है वहां पे जूलॉजिकल हो जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो एनिमल टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर इज governed by ICZN, International Code for Zoological Nomenclature। Botany means study of plants, zoology means study of animals। तो based on that दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICBN एंड ICZN। ठीक है, now besides that you'll also find कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। जैसे आपका हो गया ICNB। ठीक है, ये BN है, ये NB है। अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको बैक्टीरिया को भी नेमिंग करना है, उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, और वो गवर्न करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। सिमिलरली वायरस भी होते हैं, तो उनके लिए है ICVCN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो ICNB फॉर बैक्टीरिया, ICVCN फॉर viruses। Now these viruses are not completely living और नॉन लिविंग, वो completely लिविंग नहीं होते या फिर नॉन लिविंग नहीं होते। तो उनका जो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो बहुत अलग होता है। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स or animals or microorganisms। So that is the reason ICVCN is a completely different branch as compared to the rest three of them। okay, so ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, ICZN, International Code for Zoological Nomenclature, ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria, and ICVCN, International Code for Virus Classification and Nomenclature। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा थोड़ा याद रखने पड़ेंगे आपको, समटाइम्स 1 मार्क क्वेश्चंस में आ जाता है ये। ठीक है,
तो जब हम लोग नेमिंग प्रोसेस कौन गवर्न करता है देख ही लिए हैं, तो हम लोग नेमिंग को एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग ब्रिज कोर्स में कवर किए थे, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, बट स्टिल जस्ट गो थ्रू ए रिव्यू ऑफ इट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है बाई, दिस मीन्स टू, एंड द वर्ड नोमियल मीन्स नेम। ठीक है, जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड हियर। By means two and nomial means name. So you can say organisms are named by two names. ठीक है, उनके दो नाम होते हैं। और ये जो सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था? I think you are all aware of it. This is Carolus Linnaeus in the year 1753. तो Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy because वो two kingdom classification दिए थे, as well as binomial nomenclature भी propose किए थे। ठीक है, so binomial nomenclature means naming an organism by two names. The first name is the genus name, second name is the species name. That was introduced by Carolus Linnaeus. Okay, so the scientific name will include the genus name and the species name of the organism. Thus it is called binomial system of nomenclature. As because दो नाम होते हैं, पहला नाम जो होता है आपका जीनस नेम होता है और दूसरा स्पीसीज नेम होता है, इसीलिए इस सिस्टम को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, he described the classification and nomenclature in his book Systema Naturae. This is very important. ये जो बुक है ये आपके नोमेनक्लेचर का फाउंडेशन है पूरा, क्योंकि उनका जो भी डिस्कवरी था, whatever he had discovered, Carolus Linnaeus wrote it down in this book called as Systema Naturae. तो उसमें आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है about the classifications and nomenclature. Now this is that book. आपके सामने ये बुक है, ये थोड़ा लैटिन में है, so you might not be able to read it properly. This is in Latin. Caroli Linnaeus, ये कार्लोस लिनियस का लैटिन नेम है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एवरी नेम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लैटिन, तो ये टोटल लैटिन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड करता है ये? क्लासेस, ऑर्डर्स, जेनेरा या फिर जीनस एंड स्पीसीज, इनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, so this you have to remember. Now ये जो binomial nomenclature होता है, there are certain guidelines, there are certain rules. ठीक है, क्या rules हैं इसके? These are the rules of binomial nomenclature. सबसे पहला rule, the first name is genus epithet, epithet or you can say name. Okay, genus name बोल सकते हो, simply termed as. So the first name will always be the genus name or the genus epithet, and the second name will always be the species epithet. Okay, पहला name genus name, second name species name. The second point is genus name should start with a capital letter. हमेशा आप देखेंगे कि जीनस नेम जो है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा, जबकि स्पीसीज नेम वो स्टार्ट होगा एक स्मॉल लेटर से। ठीक है, दिस इज वेरी मच कंपलसरी। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं या फिर इटैलिक्स में लिख रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जीनस का नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का नेम स्मॉल से स्टार्ट होगा। बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो इसको लैटिनाइज करना पड़ता है, मतलब कन्वर्ट एवरी वर्ड इनटू लैटिन। जैसे आपका मैंगो है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा हो गया, दैट इज लेट लैटिन, लैटिन फॉर मैंगो। सिमिलरली इंडिया हो गया इंडिका, लैटिन, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लैटिन और राइट इट इन इटैलिक्स एज इट इज मेंशन्ड हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इट्स नॉट नॉर्मल राइटिंग, थोड़ा कर्सिव होता है, so that is called as italics, right? The third rule or fourth rule is if handwritten, ये तो आपका अगर टाइप कर रहे हैं, अगर हैंडरिटन है, the name should be underlined separately as I have done here. ठीक है, if you are hand writing it, generally हम लोग तो लैटिन नहीं लिख सकते, most of us do not know Latin or we are not very comfortable writing in italics as well. हम लोग इटैलिक्स में भी जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते हैं, तो क्या किया जाता है, आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, यू कैन राइट इट डाउन दैट वे, बट अंडरलाइन देम सेपरेटली। लाइक टेक द एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस का नाम लिखते हैं होमो सेपियंस, ये नॉर्मल हो गया, तो इसको क्या करना है आपको, आपको अंडरलाइन करना है सेपरेटली, होमो वन वर्ड, सेपियंस another one, you have to underline them separately. ठीक है, that is the fourth rule. Now the fifth rule is the name of the author should be mentioned after the specific epithet. जो ऑथर है, जो इनको स्पीसीज डेजिग्नेट कर रहा है या फिर जो नेमिंग कर रहा है, नोमेनक्लेचर कर रहा है,
उसका नाम स्पीसीज एपिफेट के बाद लिखना चाहिए। दैट टू फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी शॉर्ट नेम से भी चल जाता है। लेकिन ये रूल आप लोग याद रखिए कि जब आप नॉर्मली लिख रहे हैं तो ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ साइंटिफिक इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट फॉर नॉर्मल राइटिंग, अगर आप लोग क्लास नोट्स लिख रहे हो या फिर स्कूल लेवल पे लिख रहे हो, यू डोंट नीड टू राइट द ऑथर्स नेम, यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। साइंटिफिकली लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू मेंशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लिन। नाउ लिन मींस लीनियस, सो ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? लीनियस ने किया था। मैंगीफेरा इंडिका वाज नेम्ड बाय कार्लोस लीनियस, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, नेमिंग शुड फॉलो द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरे। जो भी आप नेमिंग कर रहे हैं तो वो सिस्टमा नेचुरे, द बुक रिटन बाय कार्लोस लीनियस, उसके 10th एडिशन को फॉलो करना चाहिए। 10th एडिशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जैसे भी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए। यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम देम। जैसे आपका हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी नेम हो चुका है तो आप उसमें फिर अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। लाइक अभी ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोल के डेजिग्नेट ऑलरेडी किया जा चुका है, आप इसको चेंज करके कुछ और नहीं बना सकते। So there are certain rules like that on the 10th edition. So that has to be followed. So this is about the binomial nomenclature. ठीक है, तो हम लोग एक brief idea में discuss किए about biodiversity and the nomenclature, right? In the next class, we'll move on to the taxonomic hierarchy. Okay? Thank you. Thank you, everyone.